राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले वदांती वेब सीरीज़, जिसकी टोटल 8 पार्ट्स है। मैं आप सबसे इसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिन लोगों को हॉरर, थ्रिलर एंड सस्पेंस भरा वेब सीरीज़ पसंद है या मूवीज़ पसंद है, जो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि मुझे रिसेंटली 4 ऐसे पुराने वेब सीरीज़ मिले हैं जो पूरा सस्पेंस और थ्रिलर भरे हैं। आई होप आप सबको इसका एक्सप्लेनेशन सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बिना कोई टाइम गवाए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर मैं बता देती हूँ, इसकी टोटल 8 पार्ट्स है, जहाँ पर हम लोग 2 पार्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिसके आज के पार्ट में मैं एक्सप्लेन करने वाली 1 से 4 एंड सेकंड पार्ट में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 5 से 8। तो बिना मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और हाँ, चलते हैं सीरीज़ की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कुछ फिल्म के काम करने वाले आदमी जो होते हैं प्रोडक्शन हाउस के, वो आके एक लोकेशन पे ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारी हीरोइन इस टाइप का एक्टिंग करेगी जैसे उसको वहाँ पे कोई लाश दिखी है। और अनफॉर्चुनेटली उसी जगह में उनको एक लाश भी दिखती है जो हूबहू उनकी मूवी की जो हीरोइन ममता है उसके फेस के जैसा है। और उनको लगता है कि यहाँ पे ममता का खून हो गया है, जिसके बाद वो सीधा इस बात को लेकर पुलिस में कंप्लेन करते हैं और पुलिस स्टेशन पर जाके वहाँ पे केस दर्ज करते हैं। जो खबर होती है ये आग की जैसे फैल जाती है, क्योंकि वो हीरोइन काफ़ी ज़्यादा फेमस थी और न्यूज़ में भी ये बताया जाता है कि ममता फेमस हीरोइन का मौत हो चुका है और किसी ने उनका खून कर दिया है। जब पुलिस स्टेशन में उसके प्रोडक्शन हाउस के लोग रहते हैं, उसी वक्त उस हीरोइन का कॉल आता है उनमें से एक इंसान को, जहाँ पे वो फ़ोन उठा के ये कहता है कि ममता तुम तो जिंदा हो और तुम कहाँ पे हो। तो जहाँ पे उनको ये रिवील हो जाता है कि ममता की मौत नहीं हुई थी और जिस लड़की का वहाँ पे डेड बॉडी मिला था वो हूबहू ममता के जैसे ही दिखती थी। अब पुलिस को इस बात का टेंशन हो जाता है कि अगर ये हीरोइन फेमस हीरोइन ममता नहीं है तो आखिरकार ये लड़की है कौन। इस वाले यहाँ पे उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर उनको ये रिवील करते हैं कि ये लड़की को मरे हुए सिर्फ 3 दिन हो चुके हैं और इस लड़की की उम्र 19 से 20 साल की है। साथ ना ही इस लड़की का रेप हुआ है, इस लड़की का गला दबा के उसको मार दिया गया है। लड़की का जो फेस है वो सही से पहचान में नहीं आ रहा था, तो एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाया जाता है ताकि उसकी मदद से इस लड़की का पहचान हो सके। इस मूवी इस वेब सीरीज़ का एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमें वेब सीरीज़ के साथ साथ इसके पास्ट की कुछ झलक भी दिखाई जाती है। तो अभी हमें पास्ट का एक चीज़ दिखाया जाता है, जहाँ हमें बेलोनी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो चर्च में अपनी मम्मी के साथ होती है। यहाँ पे बेलोनी का बॉयफ्रेंड टोनी भी होता है जो गिटार बजाया करता है। बेलोनी की जो मम्मी थी अपने जो काम के लिए एक एंजल लोज नाम का होटल चलाया करती थी, जहाँ पे टोनी आके वहाँ पे बेलोनी जो उसकी बेटी को गिटार बजाना सिखाया करता था। हमें बेलोनी और टोनी के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। उसके कुछ दिन के बाद सीन दिखाया जाता है जब बेलोनी किचन में खाना बना रही होती है, तो रात के वक्त एक लड़का बाहर दरवाज़ा नॉक करता है और बेलोनी वो दरवाज़ा ओपन नहीं करती है, जहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें पता चलता है कि वो बेलोनी का फियांसी है, जिसको उसकी मम्मी ने उसके लिए ठीक किया था। उस लड़के का नाम विघ्नेश होता है और विघ्नेश को बेलोनी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो टोनी से प्यार करती थी। नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं विघ्नेश के साथ बेलोनी बाइक पर बैठ के बस स्टैंड जाती है और वहीं पर ही बस में बैठ के वो अपने कॉलेज के लिए निकलती है। उसी वक्त उसी बस में उसका बॉयफ्रेंड टोनी भी होता है, जो पता नहीं एज अ व्यूअर्स हमें ये दिखाया जाता है कि वो बार बार बेलोनी से माफ़ी मांग रहा होता है इशारों में। सीन शिफ्ट होता है सीधा प्रेजेंट में, जहाँ पे वो स्केच आर्टिस्ट उन बेलोनी का फोटो बना देता है स्केच के द्वारा, और वहीं पर ही उस हॉस्पिटल का एक कर्मचारी होता है जो उस फोटो को देख के ये कहता है कि यार ये लड़की कितनी खूबसूरत है, पर क्या फ़ायदा, कोई जो जिसने इसको मारा है उसने इसके मज़े ही नहीं लूटे। ये बात सुन के उस स्केच आर्टिस्ट को काफ़ी बुरा लगता है। पुलिस वाले भी बेलोनी की उस तस्वीर को लेके न्यूज़पेपर में डाल देते ताकि कोई भी पहचान का आदमी हो तो यहाँ पे बेलोनी के जो फैमिली है बैकग्राउंड वगैरह बारे में जान सके। तो उसी वक्त हम यहाँ पे टोनी के दोस्त को देख पाते हैं जो वही न्यूज़पेपर ला के टोनी को दिखाता है, पर टोनी इस चीज़ पर एग्री नहीं करता कि ये बेलोनी हो सकती है, पर उसका दोस्त नहीं मानता और वो पुलिस स्टेशन जाके बेलोनी की फैमिली की पूरी बैकग्राउंड, उसका एड्रेस, कौन कौन है, क्या क्या है, सब बता देता है। उसके बाद पुलिस वाले यहाँ पे बेलोनी की फैमिली को बुलाते हैं, उसका मम्मी और उसके फियांसे दोनों आते हैं। तो पुलिस स्टेशन पर जब पुलिस वाले उनको बोलते हैं कि प्लीज़ आप पहले बॉडी को चेक कर लीजिए कि वो बेलोनी है या फिर नहीं, तो उसकी मम्मी जब वो डेड बॉडी को देखती है, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं, मतलब उसका फियांसे और उसकी मम्मी, और वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। जहाँ पे पुलिस वाले ये पूछते हैं कि अगर आपकी बेटी मिसिंग थी तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई, तो उसकी मम्मी कहती है कि बेलोनी बहुत टाइम ऐसे घर से बाहर निकल के चली जाती है, पर वो 3-4 दिन के अंदर रिटर्न आ जाती है। और हमें इस बार भी वही लगा कि वो रिटर्न आ जाएगी, जहाँ पर उसका फियांसे का ये कहना था कि बेलोनी अपनी आंटी के घर जाने वाली थी, जिसके लिए मैंने ही उसको बस स्टैंड छोड़ा था, और साथ ही साथ उसने मुझे ये भी कहा था कि 7 बजे आके वो मुझे पिकअप कर ले। ये बात सुनने के बाद यहाँ पुलिस स्टेशन पर हम देख पाते हैं एज अ व्यूअर्स कि पुलिस वाले को उसके फियांसे के ऊपर ही डाउट होने लग जाता है। पुलिस वाले उस डेड बॉडी को उसके मम्मी के हवाले कर देते हैं, जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली उसकी जो डेड बॉडी थी उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इंस्पेक्टर जो रामन होते हैं वो उसी बेलोनी के आंटी के घर पे जाके वेरीफाई करते हैं कि बेलोनी यहाँ पे आई थी या नहीं, जैसे कि उसने फियांसी ने कहा था, पर उसकी आंटी रिवील करती नहीं बेलोनी तो यहाँ पे नहीं आई थी। जिसके बाद उनका जो उसके फियांसी के ऊपर शक था वो हकीकत में बदलने लगा कि हो सके कहीं ना कहीं उसके फियांसी ने ही उसका खून कर दिया है। बाद होना क्या था, विघ्नेश जो उसका फियांसे है उसको वही पुलिस इंस्पेक्टर रामन एक लॉज में बुलाता है, रूम के अंदर ले जाकर उसको बहुत पिटाई करता है और बार बार ये पूछता है कि तूने क्यों मारा अपनी फियांसी को। तो वहाँ पे जो विघ्नेश होता है उसका फियांसे मना करता है कि नहीं मैंने उसको नहीं मारा, मेरी तो उससे शादी होने वाली थी और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे क्यों मारूंगा। पर यहाँ पे उस पुलिस वाले को उस पर यकीन नहीं होता है।
सीन सीधा शिफ्ट होता है एक न्यूज़ एजेंसी के ऊपर, जहाँ पे उसके जो ऑनर है वो यहाँ पे जो वेलोनी का न्यूज़ है वो 7 पेज उनके पेपर के 7 नंबर पेज में छपा हुआ था, जिसके बाद वो अपने कर्मचारी को कॉल करके ये कहते हैं कि उसको फर्स्ट पेज में डालो, क्योंकि ये इशू मतलब ये जो केस है अभी फ्रंट पेज पे होना चाहिए, ये केस अभी बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम वेलोनी को देख पाते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ टिकटॉक के लिए एक शॉर्ट्स रील बना रही होती है, और इसी रील को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें यहाँ पे न्यूज़ दिखाया जाता है। जो वेलोनी की न्यूज़ थी वो काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी और हर एक न्यूज़ चैनल में सिर्फ उसी की खबर थी, क्योंकि उसका जो फेस था वो फेमस हीरोइन ममता जी के जैसा था, जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी। तो उसी जगह के जो सीएम है श्री सदाशिवम को भी पता चलती है। तुरंत वहाँ के जो एसपी होते हैं उनको बुला के ये केस को एक अच्छे इंस्पेक्टर के हाथ में देते हैं, ताकि ये केस की जो गुत्थी है वो जल्द से जल्द सुलझ सके। ये बात हमें इंस्पेक्टर विवेक को दिखाया जाता है, और एज अ कैरेक्टर वाइज वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार और वफादार होते हैं अपने काम को लेकर। वो कभी भी ऐसी उनके जितने भी आज तक उन्होंने केस लिया है वो जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट करके क्लोज भी किए हैं। उनकी फैमिली के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे उनकी वाइफ और उनका एक छोटा सा बच्चा होता है, और आज के दिन उनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है इतना दिन के ड्यूटी के बाद आज उन्होंने प्रॉमिस किया था कि उनको अपने घर लेके जाएंगे, मतलब उनके मैके, पर उनको तुरंत ही पुलिस ऑफिसर से कॉल आने की वजह से ये केस दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जाने के लिए इनकार कर देते हैं। और इस चीज़ को लेकर उनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था। बट वो अपनी वाइफ को समझाते हैं कि देखो ड्यूटी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी का मर्डर हुआ है, कोई लड़की है लाइक एक्सेट्रा, सब उनको बताते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं, पर एज अ वाइफ वो तो नाराज़ ही रहती हैं। बाद विवेक सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पे उसको वही डामर मैम का इंस्पेक्टर मिलता है जो उसको केस के बारे में सारी डिटेल्स बताता है। साथ ही साथ वो यहाँ पे वेलोनी के फियोंसी के बारे में बताता है, जिसको उसने लॉज में रखा था पूछताछ के लिए, और वहीं पर विवेक को भी लेके जाता है। विवेक भी उससे पूछताछ करता है, पर वहाँ पे वो बार बार डिनाई करता है कि मैंने वेलोनी को नहीं मारा है, वो मेरी फियोंसी थी और मैं उसे बहुत प्यार करता था। तो विवेक को उसकी बातों में यकीन हो जाता है। जब यहाँ पे उसका जो दूसरा इंस्पेक्टर पूछता है कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो सच बोल रहा है, तो वो यहाँ पे कहता है विवेक कि उसकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखती है, और जहाँ तक मुझे इस बात का यकीन है कि उसके फियोंसी ने उसको नहीं मारा है। बाद विवेक और उसका जो इंस्पेक्टर था वो दोनों के दोनों उसके जो मम्मी का लॉज था वहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे वेलोनी की पूरे रूम की छानबीन करते हैं, जहाँ पे उनको एक किताब मिलता है, और उस किताब के अंदर गिटार बजाने वाला जो पिन होता है वो मिलता है, जिसके ऊपर टी लिखा हुआ रहता है। विवेक वेलोनी की मम्मी का भी गवाही लेते हैं, जहाँ पे उनकी मम्मी वही सेम चीज़ बताती है कि वेलोनी 3-4 दिन के लिए घर से बाहर जाया करती थी और तुरंत आ भी जाती थी, जिसकी वजह से इस बार भी उन्होंने केस नहीं लिखाया था। पर उनको यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी अब लौट के कभी नहीं आने वाली है। और साथ ही साथ वहाँ पे काम करने वाले बहुत सारे लोगों से भी वो पूछताछ करते हैं वेलोनी के बारे में, जहाँ पे उनको ये पता चलता है कि वेलोनी अक्सर रात को 11-12 बजे जाके छत पे घुमा करती थी। विवेक एंड रामन एक एलेक्स नाम के लड़के से मिलने के लिए जाते हैं, जो विवेक के लिए काम किया करता था। वो हैकिंग वगैरह अच्छा जानता था, जिसकी वजह से वो वेलोनी के कॉल रिकॉर्ड्स उनको निकालने के लिए देते हैं कि वो मरने से पहले किस किस से और कितना बात की है, ताकि वो उस केस में उसकी कोई मदद कर सके। वो तस्वीर दिखाता है तो वो तुरंत यहाँ पे वेलोनी को पहचान जाता है, क्योंकि उसका एक वीडियो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जो हमने एपिसोड 1 में देखा था वेलोनी को बनाते हुए। विवेक एंड रामन उसी क्राइम जगह पे जाते हैं जहाँ पे वेलोनी की लाश मिली थी। तो थोड़ा दूर छानबीन करने के बाद उनको 2 कपड़े का टुकड़ा मिलता है जो वेलोनी का ही था, जिसको देखने के बाद उस जगह में और थोड़ा सा वो सर्च करने लग जाते हैं। हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन्हीं की मम्मी के होटल में एक सेबास्टियन नाम का आदमी रहने के लिए आता है, जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा लगभग लाइक मेरे पापा की उम्र की होंगे वो। मम्मी यहाँ पे वेलोनी को ये कहते हैं कि वो उनको रूम दिखा दे, जहाँ पे वो उस आदमी से बात भी करने लगती है। और जब भी यहाँ पे वेलोनी रात को 11 बजे के बाद छत पे जाया करती, तो वहाँ पे सेबेस्टियन से उससे बातचीत भी होती थी, और उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बातचीत होने लग गई थी। तो दिखाते हुए सीन अब यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। विवेक को देख पाते हैं, जो टॉनी के बेस्ट फ्रेंड को अब यहाँ पे उस लड़की के बारे में पूछता है, जिसने पुलिस स्टेशन में जाकर यहाँ पे वेलोनी के बारे में डिटेल्स बताई थी। बातचीत के दौरान में जैसे टॉनी का फ्रेंड टॉनी को देखता है तो तुरंत ही अपना मुंह मोड़ लेता है, और इस चीज़ को पुलिस वाला नोटिस कर लेता है कि वहाँ से जाने के बाद वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसको चेक करता है, जहाँ पे वो टॉनी को देख लेता है, पर वो टॉनी को अभी तक पहचाना नहीं होता है। बाद वो टॉनी के फ्रेंड से उस लड़के के बारे में पूछता है, पर वो उसको पहचानने के लिए डिनाई कर देता है। पर जब वो एक चाटा खींच के लगाते हैं ना, तब वो सारा सच बता देता है कि वो टॉनी है और उसका पहले वेरोनी के साथ अफेयर चल रहा होता है। न्यूज़ मिलने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन वाले जाते हैं टॉनी के फादर के पास, जहाँ पे उसके पापा उसको ये कहते हैं कि टॉनी अच्छा खासा लड़का है और वो ऐसी हरकतें कभी नहीं कर सकता। हाँ, ये सच है कि वो यहाँ पे वेरोनिका को प्यार करता था, बट वो उसको मार नहीं सकता है। और ये केस जब उसको पता चला कि उसका मर्डर हो गया है, तो कहीं उसके ऊपर ये केस रिटर्न ना आ जाए, इसलिए वो डर के मारे भाग गया है। विवेक को उसके पापा की बात सुन के यकीन हो जाता है, पर यहाँ पे फिर से रमन को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। तो विवेक उसको ये कहता है कि लोगों की सच्चाई उनकी आंखों में दिखती है, और उसके पापा यहाँ पे टॉनी के जो पापा हैं वो सच कह रहे होते हैं। और वहाँ से
से वो दोनों निकल जाते हैं। पुलिस वाले ये दोनों के दोनों टोनी का फोटो अपने पास रख लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। हम उस एजेंसी के डायरेक्टर को देख पाते हैं जो अपने एक न्यूज़ रिपोर्टर आदमी को यहाँ पे बेलोनी की मम्मी का जो होटल था वहाँ पे रूम में लेके रहने के लिए कहते हैं, ताकि पुलिस वाले के यहाँ पे जो भी छानबीन हो, जो भी उनका रिसर्च हो, उनको पता चल सके और वो अपने न्यूज़ के फ्रंट पेज पे छाप सके। विवेक को देख पाते हैं जो रात को एक टिप से उत्तर परी जगह का नाम का एक टिप मिलता है जहाँ पे वेरोनी को पहले देखा गया था। तो तुरंत ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो अपनी टीम को लेकर वहाँ पे जाके सर्च करने लग जाता है। बहुत पुराने खंडर जैसा घर था, छोटा सा, टूटा फूटा सा। जब वहाँ पे वो उसको सही से छानबीन करते हैं तो कुछ जगह में उनको खूनों की बूंद दिखाई देती है और ऐसे लगता है मतलब जैसे कि किसी के यहाँ पे हाथापाई हुई हो। और वहीं पर ही वहीं वेरोनी का जो कपड़ा का टुकड़ा था वो भी मिल जाता है। तो वो लोग श्योर हो जाते हैं कि वेरोनी यहाँ पे आई तो थी। उसी वक्त वहाँ पे एक बूढ़ी औरत उनको मिलती है। जब पुलिस वाले उसको पूछताछ करते हैं कि लड़की का फोटो दिखाते हैं कि आपने इसको देखा था, तो बूढ़ी कहती है हाँ, इस लड़की को तो मैंने यहाँ पे देखा था, जो भी 7 दिन पहले यहाँ पे आई थी। पर इसके साथ जब वो बोलते हैं कि उसके साथ एक लड़का भी था, मतलब एक आदमी था, तो ये लोग साथ के साथ यहाँ पे टोनी का फोटो दिखाते हैं। फिर वो मना करते हैं कि नहीं, टोनी ये लड़का तो नहीं था, क्योंकि इस लड़की की उम्र तो काफ़ी कम है, इसके साथ जो था वो काफ़ी ज़्यादा उम्र का आदमी था। तो हमें फोरेंसिक वाले जो आदमी होते हैं वो भी आके चेक करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ के आसपास जगह में बहुत सारी खूनों की छींटें थी जिसको वहाँ पे चेक करने के लिए फोरेंसिक वाले आ चुके थे। हमें एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जो उस न्यूज़ रिपोर्टर वाले आदमी को वही सारी टिप्स, मतलब जो वहाँ के केस की छानबीन है, सब के बारे में टिप्स देता रहता है और वो सारी चीज़ें अपनी रिपोर्ट में वो न्यूज़ रिपोर्टर वाला लिख रहा होता है। पुलिस वालों की क्या थी, उनकी तो वाहवाही होती है। वो सारी डिटेल्स, मतलब वेलोनी का लाश कहाँ मिला था, उसकी खून कहाँ पर है, पुलिस वाले को किन किन लोगों पर शक है, तो उनको आराम से अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छाप देने के लिए मिर्ची मसाला मिल चुका था। तो यहाँ पे ये भी पता चलता है कि यहाँ पे वेलोनी उस दिन टोनी या फिर अपने फियोंसे के साथ नहीं थी, वो तो किसी तीसरे इंसान के साथ थी। और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं, एपिसोड 3 की शुरुआत में हम विवेक को देख पाते हैं जो टोनी के फादर के पास आते हैं और वहाँ पे वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे पता है कि टोनी बेकसूर है, उसने यहाँ पे वेरोनिका को नहीं मारा है, पर एक बार आप उसको बुलाइए, मुझे उससे कुछ बातचीत करनी है। जहाँ पे टोनी को उसके पापा बुलाते हैं और टोनी आके वहाँ पे बात करता है। उनकी दोनों की बातचीत में हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टोनी आके बहुत बार उसको गिटार सिखाया करता था वेरोनिका को, और उसको ये गलतफहमी हो गई थी कि लड़की जो है उसको भाव देती है, मतलब वो भी उसको लाइक करने लगी थी। पर एक्चुअल में टोनी के बीच में जो रिलेशन था वो थोड़ा बहुत अच्छा था, बट बीच में उन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से जब उसको लगा कि हाँ वेरोनिका उसको लाइक करने लगी है, तो एक दिन अचानक से उसके साथ वो जबरदस्ती करने लगता है। तो यहाँ पे वेरोनिका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसको थप्पड़ लगा देती है। और यही सीन हमें पार्ट 1 में दिखाया गया था जब वो बस में बैठ के उससे माफ़ी मांग रहा होता है दूर से इशारों में, तो वो उसी चीज़ के लिए उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसको एक गलतफहमी हो गई थी। ये भी बताता है कि मैं ये सब चीज़ें आपको कब से बता देना चाहता था, पर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि इन सब चीज़ों में कहीं पुलिस वाले मुझे ना गिरफ्तार कर ले। और उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है जंगलों में कि लोग जो होते हैं वो जंगली सुअर का शिकार करने के लिए उस जंगल में आए होते हैं। और उसी वक्त जब उनको जंगली सुअर को देख के उस पर बंदूक तान के गोली मारने वाले होते हैं, तो वहाँ पे एक आदमी अचानक से सामने आ जाता है जो ऑलरेडी उस सुअर का शिकार कर लेता है। उसी वक्त आदमी कोई और नहीं होता, डॉक्टर पॉलराज होता है, जिसको पुलिस वाले कॉल करके वहाँ पे बुलाते हैं कि एक बार आके आप मिलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो वहाँ पे वो मना करते हैं कि आज तो मैं फ्री नहीं हूँ, मैं कल आ जाऊँगा। मॉर्निंग विवेक और यहाँ पे रामन जो पुलिस वाले होते हैं वो उसी डॉक्टर से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे उस जगह में जाने का उनको रीज़न पूछते हैं कि आप जंगलों में क्यों गए थे। डॉक्टर उनको ये रिप्लाई करते हैं कि मेरी वहाँ पे एक ज़मीन है जिसके लिए मैं अक्सर वहाँ पे जाया करता हूँ। विवेक एक आदमी को पकड़ के रखा था जिसके ऊपर कुछ उसको डाउट होता है, पर वो आदमी जो होता है बड़े पॉलिटिक्स आदमी लोग के, मतलब ऐसे 7 टाइप का आदमी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे विवेक पे प्रेशर पड़ने लग जाता है। साथ वो आदमी जो होता है यहाँ पे विवेक के साथ काफ़ी बदतमीजी से बात कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद ही विवेक के पास उसके सीनियर का कॉल आता है जो उसको बोलते हैं कि तुरंत उस आदमी को तुम छोड़ दो, चलो छोड़ दो, हो गया, जो करना था हो गया है। तो सीनियर प्रेशर में उस आदमी को छोड़ देता है। उसके बाद सीन सीधा आता है यहाँ पे प्रेजेंट में, सीधा शिफ्ट होता है विघ्नेश के ऊपर, जहाँ पे वो अपने रूम में आता है और अपने रूम में पैसा ढूंढता है, पर उसको पैसा कहीं भी नहीं मिलता। तो वो उसकी जो सासू माँ, मतलब उसकी जो होने वाली सासू माँ के होटल में जाता है और वहाँ से रिसेप्शन से पैसा निकाल लेता है क्योंकि उसको दारू पीने के लिए पैसा चाहिए होता है। हमें सीन दिखाया जाता है सेवेस्टियर के ऊपर जो किसी से फ़ोन में बात कर रहा होता है, न्यूज़ वाले से, जो वेलोनी के केस के बारे में डिटेल्स ले रहा होता है। और एज अ व्यूअर्स उसके बातचीत से हमें ये समझ में आता है कि वेलोनी के मर्डर में कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई लिंक तो जरूर है। विवेक को देख पाते हैं जो वेलोनिका से जुड़ी हुई कुछ पुरानी फाइल से चेक करने लगता है, कुछ ऐसे पुराने केसेस जहाँ पे उसको एक फाइल मिल जाती है जो उसकी मिसिंग की होती है। विवेक यहाँ पे पढ़ने लगता है और इसी सीन को दिखाते हुए हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। ऐसे ही वेलोनी 3 दिन तक अपने घर नहीं लौटी थी, तो उसकी बहन उसके फियोंसी के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में जाके उसकी मिसिंग का रिपोर्ट लिखवाती है। की बहन का नाम रूबी होता है। जब रूबी और विघ्नेश दोनों पुलिस स्टेशन में केस लिखा के घर आ जाते हैं तो विघ्नेश रूबी को सांत्वना देता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि आप टेंशन मत लो, यहाँ पे जो उनकी फियोंसी है वो जल्द से जल्द मिल जाएगी। और उस वक्त हम यहाँ पे इसको देख पाते हैं वो दारू भी नहीं पीता है, लाइक वो काफ़ी नॉर्मल इंसान होता है उस टाइम। तो यहाँ पे हर टाइम रूबी की मदद किया करता था और इसलिए रूबी उसके ऊपर ट्रस्ट भी किया करती थी।
रात को हम वेलोनी को देख पाते हैं जो चुपके से अपने घर रिटर्न आती है और कुछ ढूंढने लगती है और उसी वक्त उसकी मम्मी उसको पकड़ लेती है। इसी सीन को कट करते हुए सीन प्रेजेंट में आता है। को उस फाइल के द्वारा बस इतना ही पता चलता है कि वेलोनी जब रिटर्न घर आ गई थी उसके बाद एक केस जो था उन्होंने रिटर्न ले लिया था उसकी बहन रूबी ने आके। पर अभी तक विवेक को ये पता नहीं चला कि वेलोनी 3 दिन तक कहाँ गई थी, किसके साथ थी, लाइक एटसेट्रा एटसेट्रा। पे विवेक से मिलने के लिए एलेक्स आता है जो साथ ही साथ विवेक को ये बताता है कि उसके किसी दोस्त ने उसको बताया था कि वेलोनी का जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे विवेक उसको एक स्टोरी बताता है खुद अपनी, जहाँ पे बताता है कि जब वो कॉलेज टाइम में था तो उसको एक लड़की पसंद किया करती थी और वो भी लड़की को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, बट वो अपनी पढ़ाई में बिजी होने की वजह से उस लड़की के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता था। तो उसी बीच में उसका एक दोस्त आके बताता है कि जो लड़की तुम्हें लाइक करती है वो कैरेक्टरलेस है, मतलब वो तुम्हारे साथ साथ किसी और से भी प्यार करने लगती है। जिसको सुनने के बाद विवेक उससे ब्रेकअप कर लेता है। उसके कुछ टाइम के बाद उसको पता चलता है कि उस लड़की का किसी और लड़के के साथ शादी हो गया है और 20 साल के बाद उसको खबर मिलता है, 20 साल नहीं शायद 2 साल के बाद उसको खबर मिलता है कि उस लड़की ने अपने आप को ख़त्म कर लिया, मतलब सुसाइड कर लिया है। तो उसके बाद सुसाइड के बाद उसको फिर पता चलता है कि उस लड़की का विवेक के अलावा कोई और लवर था ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ विवेक से ही प्यार करती थी। मतलब अगर उस टाइम में वो उस अपने दोस्त का बात नहीं मानता तो शायद आज वो लड़की उसकी वाइफ होती और अभी वो उसके साथ खुश होता और वो मरी हुई नहीं होती। सीन सीधा कट होता है, विवेक जाता है वेलोनी के कॉलेज में जहाँ पे वो अपनी उसी फ्रेंड के पास जाके उससे बातचीत करता है जहाँ पे जो वेलोनी का वीडियो बना रही होती है। लड़की वेलोनी के बारे में बताती है कि वेलोनी कभी भी विघ्नेश को पसंद नहीं करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी के दबाव में आके विघ्नेश से शादी करने वाली थी और वो तो टॉनी से प्यार करती थी। सीन सीधा शिफ्ट होता है एलेक्स और विवेक के ऊपर जहाँ पे एलेक्स आके उस कॉल के रिकॉर्ड्स यहाँ पे विवेक को देता है। विवेक की नोटिस करता है कि जब वेलोनी की मौत हुई थी तो विवेक के नंबर से बार बार एक नंबर से कॉल जा रहा था जो तमिलनाडु का था, जहाँ पे विवेक तुरंत ही उसी नंबर पे कॉल करता है। कॉल उठाता है, वो ये बताता है कि ये जो कॉल था मेरे दोस्त के लिए आया था। अब वो दोस्त कौन था और उसका नंबर क्या था, उसका तुरंत ही विवेक वो नंबर ले लेता है। बाद हमें यहाँ पे एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब वेलोनी अपने आंटी के घर जा रही होती है तो वो विघ्नेश से आके ये कहती है कि 7:30 को तुम आके मुझे पिकअप कर लेना और मैं अपने आंटी के घर जा रही हूँ। और उसी वक्त वहाँ पे विवेक के साथ एक आदमी बैठा होता है जो उसी नंबर पे बार बार कॉल कर रहा होता है। विवेक सीधा विघ्नेश से मिलने के लिए उसके लॉज जाता है पर लॉज में विघ्नेश होता नहीं है। सीन सीधा शिफ्ट होता है एक जगह में जहाँ पे घास के ऊपर एक बाइक गिरी हुई है और उसी के पास में ही यहाँ पे विघ्नेश की लाश भी दिखाई जाती है जहाँ पे उसका मर्डर हो गया था। और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 3 यहाँ पे खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम वेलोनी को देख पाते हैं जो जंगलों में जाकर दौड़ रही होती है और वहाँ पे एक खंडर में जाके वो छुप जाती है जहाँ पे उसके पीछे 2 आदमी पड़े हुए थे। वैक्सीन कट होता है जिसके हाथों में हम खून लगा हुआ रहते हैं देखते हैं और नीचे वेलोनी की लाश देख पाते हैं और वो कोई तीसरा आदमी होता है। इस सीन को दिखाते हुए सीन सीधा प्रेजेंट में आता है। बात जब से संतोष की माँ को पता चलती है तो संतोष अपने तीनों बेटों को काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है और संतोष वही लेडी है जो एपिसोड 2 में पुलिस वालों को बताई थी कि उसने वेलोनी को 7 दिन पहले देखा था। संतोष के जो बेटे होते हैं वो संतोष को ये समझा देते हैं कि आप टेंशन मत लो, हम बॉडी को कहीं ना कहीं ऐसे से ठिकाने लगा देंगे। उसके बाद सीन सीधा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर को हम लोग देख पाते हैं उसके सीनियर उसको ये गाइड करते हैं कि यहाँ पे विघ्नेश जो है उसी ने अपनी फियोंसी को मारा था और इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया, इस केस को यहाँ पे क्लोज कर दो। और सच में वो केस वहाँ पे क्लोज भी हो जाता है। इस कंट्रोल में बुलाया जाता है जहाँ पे वो लोग ये रिवील भी करते हैं कि वेलोनी का जो कत्ल हुआ था वो उसकी फियोंसी ने किया था, जिसके बाद वो अपने ही गिल्ट में खुद अपने आप को खत्म कर देता है। ऐसा व्यूअर्स हम विवेक को देख पाते हैं जिसको इस बात का यकीन था कि वेलोनी की हत्या किसी और ने की थी। उसके बाद विवेक यहाँ पे एलेक्स से मिलता है जहाँ पे एलेक्स उसको बताता है कि उसको शहर में नौकरी मिल गई है और वो वहाँ पे जल्द से जल्द जाने वाला है। पर यहाँ पे ये बात सुन के विवेक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो केस उसने हैंडल किया था वो अधूरा था और वो क्लोज हो चुका था और साथ ही साथ उसका जो करीबी दोस्त एलेक्स था वो भी कहीं दूर जा रहा है, जिसको सुनने पर उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। कट होता है, शिफ्ट होता है डॉक्टर के ऊपर जो विवेक को कॉल करके ये बताते हैं कि यार तुम्हें पता है अगर विघ्नेश और थोड़ा सा दारू पी लेता तो उसको शायद सुसाइड करने की जरूरत ही नहीं होती। जिसको सुनने के बाद विवेक के दिमाग में एक क्लिक करता है। होना क्या था, विवेक सीधा जाता है एलेक्स के पास और यहाँ पे जो उसके फियोंसी के सुसाइड नोट उसके घर पे मिले थे वो देखता है जहाँ पे वहाँ उसके फियोंसी ने ये लिखा था कि मेरी मौत के जिम्मेदार मैं हूँ और मेरे मरने के बाद मेरे कैसी मौत हुई, क्या हुई, ये सब सर्च करना बंद कर दीजिएगा। अगर हो सके तो वेरोनिका का जो मर्डर है, जो खूनी है, उसको प्लीज़ ढूंढ लो क्योंकि अभी भी जो यहाँ पे उसकी फियोंसी का खूनी है वो आज़ाद घूम रहा होता है। जिसको देखने के बाद ही सीधा जाके अपने सीनियर ऑफिसर को दिखाता है विवेक ये जो सुसाइड नोट था, बट उसके सीनियर इस बात को नहीं मानते हैं कि एसपी ने यहाँ पे इस केस को रीओपन करने के लिए मना ही कर दिया था तो अब यहाँ पे विवेक कुछ कर नहीं सकता था। एलेक्स और विवेक को देख पाते हैं जब ये दोनों मिलकर ये ठान लेते हैं कि इस केस की गुत्थी को तेल सुलझा के रहेंगे और एलेक्स भी ये डिसाइड करता है कि उसको जॉब अभी शहर में नहीं चाहिए, वो सबसे पहले इस केस को सॉर्ट आउट करेगा, उसके बाद शहर जाएगा अपनी जॉब के लिए। सुनने के बाद विवेक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। विवेक उसके बाद उस जो रिसेप्शन में जो जॉर्ज बैठता रहता है उसको बुलाता है पूछताछ के लिए, जहाँ पे वो बताता है कि वेरोनी कभी कभी आके वहाँ पे लॉज में रखा हुआ फ़ोन से किसी को कॉल करके घंटों घंटों बात करती थी और मैं बाहर खड़ा रह के चेक करता रहता हूँ ताकि कोई आके उसको पकड़ ना ले। पर एक दिन अचानक वो जो बात कर रही होती है किसी और से तो उसका
फियोन्से आके उसको रंगे हाथ पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच में थोड़ा सा नोक झोंक हो जाता है और उसी वक्त उसका फियोन्से उसको थप्पड़ मार देता है, जहाँ पे वेरोनिका उसको ये बताती है कि वो अपनी कोई सहेली से बात कर रही होती है। विवेक उसी नंबर को लेके एलेक्स को देता है और कहता है किसी तरह भी तुम इस नंबर को सर्च करके निकालो। विवेक और एलेक्स दोनों जाके उसी रजिस्ट्रेशन में लिखा हुआ वो जो नंबर होता है उसको ढूंढ कर उसको हैक करके निकालने की कोशिश करते हैं उसका डिटेल्स। एसपी के बारे में पता चलता है कि विवेक अभी भी उस केस को छोड़ा नहीं है, जिसके बाद वो वहाँ पे विवेक को वार्न करते हैं कि तुम इस केस से दूर रहो और ये केस तो क्लोज हो चुका है, तो बार बार इस केस को ओपन करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। विवेक और एलेक्स अब इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं एसपी की बात को। उसके बाद वो उसी बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और वहाँ पे कुछ फोटो दिखा के उनको पूछताछ करने लगते हैं, पर उसी वक्त उनके 2 बेटे उनको मिल जाते हैं जो वहाँ पे ये बताते हैं कि आपके पास कोई सबूत नहीं है और साथ ही साथ ये केस तो बंद हो गया, तो किस मुनाफ पे आप हम यहाँ पे आगे पूछा-पूछी कर रहे हैं। जहाँ पे पुलिस वाला तो कुछ कर नहीं पाता, मतलब विवेक यहाँ पे कुछ रिप्लाई कर नहीं पाता क्योंकि वो लोग सच कह रहे होते हैं, तो वहाँ से वो गुस्सा होकर चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद ही उन तीनों भाइयों में से तीनों में झगड़ा होने लग जाता है, जिसको शांत करने के लिए उसकी मम्मी आती है और इतना मारपीट होता है कि नोक झोंक में उसकी मम्मी को लग जाता है, जिसके वजह से उसकी मम्मी गिर जाती है और वहीं पर पत्थर में लग के उसका सर फट जाता है। इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 4 यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ ऐसे ही थ्रिलर वेब सीरीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पार्ट 2 भी मैं नेक्स्ट डे आपको जरूर पोस्ट करने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।